हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ वे सारी वस्तुएं जो आस्थान घेरे, जिसका कुछ आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, वे सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और इनके बीच अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, सभी अणु एक दूसरे को आकर्षण बल लगाते हैं। इस तरीके से अणु एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। इन आकर्षण बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहा जाता है। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाते हैं। पदार्थ के पहली अवस्था ठोस अवस्था के सामान्य गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला गुण है आकृति और आयतन। तो ठोस अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होने के कारण, यानी ठोस के अणु एक दूसरे से काफ़ी मजबूत अंतराणुक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ठोस के आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। उसके बाद है घनत्व। तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व रहा होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चूँकि प्रति इकाई आयतन में ठोस पदार्थों के अणु की मात्रा अत्यधिक होती है, इसीलिए ठोस पदार्थों के अणु की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण ठोस के घनत्व काफ़ी उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्रवनांक और क्वथनांक के बीच लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होने के कारण इसके अणुओं को एक दूसरे से दूर करने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण इसके द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। अर्थात ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं इसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं और दृढ़ भी होते हैं। संपीड्यता की बात की जाए तो ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान कम होने के कारण, नगण्य होने के कारण इस पर दबाव बढ़ाकर इसके अणुओं को और नज़दीक नहीं लाया जा सकता है, जिसके कारण ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं। उसके बाद है बहाव। तो ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल मजबूत होने के कारण इसके कण एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं, अर्थात इसके अणु एक दूसरे के ऊपर ना फिसल सकते और न इसे छोड़ करके कहीं दूर जा सकते हैं, जिसके कारण ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो ताप बढ़ाकर या ताप घटाकर इसके अणु पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी पदार्थों पर ऊष्मा द्वारा उसे ठंड या गर्म किए जाने पर उसके अणुओं के गति तीव्र अथवा मंद हो जाती है। ठोस पदार्थों में प्रसार या संकुचन बहुत नगण्य होता है। इसका मुख्य कारण है कि उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है। उदरोत्पादन सब्लिमेशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ठोस को गर्म करने पर वह ठोस द्रव में परिणत हुए बिना सीधे वाष्प में परिणत हो जाती है, तो यह प्रक्रिया उदरोत्पादन कहलाती है और वह पदार्थ उदरोत्पाद कहलाता है। ऐसे पदार्थों के उदाहरण आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कपूर है, ये और नौसादर है। पदार्थों में उदरोत्पादन की प्रक्रिया प्रायः नगण्य पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं विसरण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाते हैं, विसरण की क्रिया कहलाती है। ठोस पदार्थों में विसरण की प्रक्रिया प्रायः नगण्य होती है। द्रव की दूसरी अवस्था, पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था है। द्रव के सामान्य गुण, पहला आकृति और आयतन। द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं, परंतु इसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि द्रव पदार्थ के आकृति अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होते हैं। घनत्व की बात की जाए, घनत्व तो द्रव के घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। संपीड्यता को द्रव पदार्थ के अणुओं को दाब बढ़ाकर इसके और नज़दीक नहीं लाया जा सकता और नहीं दूर किया जा सकता है, जिसके कारण द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं।
द्रवनांक और क्वथनांक की बात करें तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। गलता द्रव पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं। इसलिए द्रव पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरण की प्रक्रिया तो वह प्रक्रिया है विसरण जिसमें एक पदार्थ दूसरे में मिल जाती है, यानी एक द्रव जब दूसरे में आसानी से मिल जाए तो विसरण कहलाता है। और द्रव पदार्थों में विसरण की प्रक्रिया द्रव क्रिया पाई जाती है। इसी के कारण जो होते हैं एक द्रव दूसरे द्रव में मिल जाते हैं, जिससे दूध में पानी का मिलना, एक तेल को दूसरे तेलों में मिला देना, ये सारी प्रक्रिया द्रव के विसरण प्रवृत्ति के कारण ही संभव हो पाती है। उसके बाद है द्रव का जमना। तो वह प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस अवस्था में चला जाता है, यानी द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ही द्रव का जमना कहलाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहीं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जम जाती है। अब वाष्पन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अब कमरे के ताप पर या अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिणत हो जाता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्पन के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे जितना अधिक द्रव का तापमान जितना अधिक होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। दूसरा है द्रव का क्षेत्रफल, जितने अधिक दूरी पर द्रव फैला होगा उसकी वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। तीसरा वायु का वेग, जहाँ पर वायु का वेग अधिक होता है वहाँ पर वाष्पन की क्रिया बहुत अधिक तेजी से होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वथन और क्वथनांक। तो जब कोई जल उबलना प्रारंभ कर देता है तो उस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, यानी जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव देखते हैं। तो क्वथनांक द्रव में अशुद्धियाँ मिला देने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसीलिए खाना बनाने में लोग अशुद्धियों के रूप में अक्सर नमक का इस्तेमाल करते हैं, और नमक अगर डाल दिया जाए आलू उबालने के वक्त तो आलू जल्दी उबल जाता है। दूसरा पढ़ते हैं कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे दाब घटता है क्वथनांक भी उतनी ही तेज़ी से घटता है। इसलिए पहाड़ों पर जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायु का दाब घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है। और ऊंचे पहाड़ों पर यानी हिमालय पर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर ही जल उबलने लगता है, जिसके कारण ऊंचे पहाड़ों पर खाना बनाने में चावल दाल पकाने में बहुत तकलीफ होती है। जबकि समुद्रीय तट पर लगभग 1 वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद पदार्थ की अब तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, आकृति और आयतन। तो गैस के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके कारण गैस के अणु एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं। इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। घनत्व की बात करें तो गैस का घनत्व बहुत ही नगण्य होता है। द्रवनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस का द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होता है। सपिंडीयता की बात की जाए तो गैसों के अणुओं के बीच आंतराणविक का स्थान काफ़ी अधिक होने के कारण इस पर दाब बढ़ाकर इसके अणुओं को और नज़दीक लाया जा सकता है। तो गैस बहुत अधिक सपिंडीय होते हैं, इसी कारण से वाहनों के टायरों में हवा भरी जाती है, अत्यधिक हवा भरी जाती है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। तो गैसों के अणुओं पर ऊष्मा और ठंड का अधिक प्रभाव पड़ता है। गैस के अणुओं को ठंड और ऊष्मा कम करने पर यानी ठंडा करने पर वह द्रव में परिणत हो जाता है कि अणुओं की गति घट जाती है, जबकि
और गर्म करने पर गैसों का आयतन बढ़ जाता है और ठंडा करने पर गैसों का आयतन घट जाता है। उसके बाद विसरण की प्रक्रिया पर है, तो गैसों में विसरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, अर्थात इसमें गैसों में विसरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि अगर किसी कमरे के एक कोने पर अगरबत्तियां जला दी जाए तो उसका सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। उसके बाद बात करते हैं संघनन, तो गैसों का जमना संघनन कहलाता है। उसके बाद है दाब, लगने वाले दाब को गैसीय दाब कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। यदि किसी गैस को उच्च ताप या उच्च विद्युत विभव क्षेत्र में ले जाया जाए तो उसमें उसके इलेक्ट्रॉन में कमी या वृद्धि के कारण जो अवस्था पाई जाती है वह प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में सभी पदार्थ गैसीय अवस्था में होते हैं। पदार्थ के पांचवा अवस्था बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाते हैं। यदि किसी पदार्थ को या किसी गैस को जिसका घनत्व न्यूनतम हो उसे -273 डिग्री सेल्सियस यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने से पदार्थ का जो अवस्था पाई जाती है उस अवस्था को बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम एसन बॉस एवं आइंस्टाइन ने की थी।